Yes, started. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो। तो सर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फिर हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे सर? इकोनॉमिक्स। हाँ सर, क्या चर्चा होगा सर? इकोनॉमिक्स का चर्चा होगा क्योंकि क्लास ही तो इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स में मैं रिसेंटली जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक का क्या नाम है सर? थ्योरी ऑफ मार्केट। हाँ सर, भूलना नहीं है। क्या टॉपिक है? थ्योरी ऑफ मार्केट, जो इस क्लास में भी चल रहा है। हाँ, जिन लोगों का बेसिक्स मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया वो बेसिक्स में वहाँ पर करवाऊंगा, बट साइड बाय साइड ये भी करते जाओ, बाद में ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली मैं सोमनाथ को बोल रहा हूँ एज वेल एज तुषार को बोल रहा हूँ। ठीक है, तुषार एकदम इकोनॉमिक्स में बिगिनर है। कोई बात नहीं सर, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना तुषार? अरे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तो। हाँ सर। तो चलो चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, क्या देख सकते हैं सर? सर हम लोग करेंटली जो इम्पोर्टेंट दो टॉपिक में डिस्कशंस कर रहे हैं, दैट इज एक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस और अनदर इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स के बारे में बात किया, आपको पता होगा ये सब डिस्कशंस मैंने रिसेंटली किया सर। परफेक्ट कंपटीशन, हाँ देख, perfect competitions, equilibrium price for industry, farm is price taker, industry is price taker, industry is price maker, farm is price taker। इस पे ऊपर चर्चा हुआ है। अच्छा, আমি কি এর ব্যাকআপ ক্লাসগুলো পাঠিয়েছি? সোমনাথ का तो हुआ होगा। তুষারকে কি পাঠিয়েছি এর ব্যাকআপ গুলো? মার্কেটের ব্যাকআপ গুলো নিয়েছিস তুষার আমার থেকে? नहीं सर। सर ये तो लेना चाहिए था ना, एक बार मुझे याद करके कि सर मार्केट का बैकअप दे दो। अरे भूल गया सर, আজকে মনে করে নিয়ে নিবি। হ্যাঁ স্যার, আজকে মনে করে নিয়ে নিবি আর এই উইকের মধ্যে মার্কেটের সমস্ত ক্লাস একটু করে নিবি, মানে এই পার্টটা। ঠিক আছে, মানে আমি যতগুলো করিয়েছি 3টে না 4টে ক্লাস হয়েছে, একটু দেখে নিবি, কোনো ডাউট হলে জিজ্ঞেস করবি। আর বেসিক্স তো আমি স্টার্ট করেছি অফলাইনে করাবো। আচ্ছা, ठीक है सर, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में जहां पर खत्म किया था मैं वहां पर आज स्टार्ट। सोमनाथ इकोनॉमिक्स বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ सर। असीमा, असीमा, असीमा को क्लियर हो रहा है इकोनॉमिक्स? बोलो सर, कभी कभी मैं पूछता भी हाँ हूँ। सर। क्लियर हो रहा है ना? जब टेस्ट लेते हैं हाँ तो सर। टेस्ट के लिए रेडी क्यों नहीं? टेस्ट दे देना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि अगर क्वेश्चंस बाई चांस नहीं दिया तो ले लिया करो सर। अच्छा, ठीक है सर। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, मार्केट क्या है, रेवेन्यू क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, सभी कंपटीशन के बारे में बात कर लिया सर। मतलब कितना तरह का मार्केट होता है इकोनॉमिक्स में, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इकोनॉमिक्स ये सब पहले हो चुका है। इस जो सीरीज चल रहा है ना, ये जो A to Z इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता के रखा कि इकोनॉमिक्स ऐसे मार्केट तो बहुत सारा होता है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्या क्या मार्केट नहीं होता सर। बट इकोनॉमिक्स सर कॉम्पिटिशन वाइज मार्केट को डिफाइन करता है कि कौन सा मार्केट में कैसा कंपटीशन है। कंपटीशन माने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता माने जहां पर ऑलवेज एक कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट हो, माने कितना प्लेयर है। प्लेयर माने, प्लेयर माने क्रिकेटर फुटबॉलर क्या नहीं सर, बिजनेस में प्लेयर, बिजनेस प्लेयर होते हैं। जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में जो लोग खेलते हैं उनको प्लेयर बोलते हैं, बिजनेस में भी प्लेयर बोलते हैं। ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है, बिजनेस में भी प्लेयर होता है। जो बिजनेस करते हैं वो प्लेयर है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो प्लेयर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है सर? बहुत सारे सेलर है, सेलर माने बहुत सारे बिजनेसमैन, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, है ना। ये सब बात मैं पहले भी किया, मैं फिर से बता रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड
लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ऐसा मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था सर, जैसे वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, ग्रोसरीज मार्केट, जहाँ पर आपको बहुत सारे बायर दिख जाए, बहुत सारे सेलर भी दिख जाए। स्टॉक मार्केट, इस मार्केट में इसी मार्केट के ऊपर एक्चुअली अभी करेंटली डिस्कशन चल रहा था, परफेक्ट कंपटीशन में। मतलब अभी भी डिटेल्स डिस्कशंस रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक का ना और भी कुछ नाम है, मैंने मोनोपोलिस्टिक इज आल्सो नोन एज, मैंने मोनोपोलिस्टिक मार्केट को हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहा जाता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी कहा जाता है। और क्या है सर, मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट मार्केट भी होते हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट मार्केट भी होता है, समझ रहे हो सर। और एक होता है सर ऑलिगोपोली, क्या होता है सर, ऑलिगोपोली। तो ये चार तरह का मेनली है, जिसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस। ऑलिगोपोली का भी कुछ टाइप्स मिलेगा आपको, जो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। मोनोपोली मार्केट के ऊपर चर्चा स्टार्ट करूंगा, बट बिफोर गोइंग टू मोनोपोली, बिफोर रीचिंग मोनोपोली, कुछ और बातें करना है सर। मोनोपोली में बात करने से पहले कुछ और भी बातें करना है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों में जा रहा हूँ सर, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। फोकस हट जाएगा तो दुर्घटना घट जाएगा। दुर्घटना बने, दुर्घटना बने दिमाग के ऊपर चला जाएगा। जैसे ये लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर प्राइस मेकर का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म कैसे होता है, माने एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, ये भी मैंने बता दिया था, है ना। शॉर्ट रन तो बताया ही था, साथ में लॉन्ग रन भी आपको बताया था। मैं एक बार फिर से लॉन्ग रन बता देता हूँ। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ दी फार्म, माने एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करने आते हैं सर, ये सब जो चर्चा में डिस्कशन सभी क्लास में चल रहा है ना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं। एग्जाम तो देखो सर, एग्जाम तो पास हो ही जाओगे, हाँ सर, इतना बिलीव है मुझे कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करता है वो पास हो ही जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो बातें सुनता है, पढ़ाई करता है, वो पास होगा ही होगा। मैं तो इस पे कभी नेगेटिव चीज देखता ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी को लैग है किसी सब्जेक्ट में तो उसमें थोड़ा उसको काम करना चाहिए, बट फेल बोल के कुछ नहीं है। चाहे आप कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरी, नो डाउट वैल्यूएबल एग्जाम है। बट दुनिया का कोई भी टफ से टफेस्ट कुछ भी एग्जाम के लिए रेडी हो, अगर आप पढ़ रहे हो, जरूरत का मेहनत कर रहे हो, हर एग्जाम आपके लिए मक्खन की तरह होगा। लेकिन अगर आप सीखने के टाइम पे इतना मेहनत करते हो कि जो सिखाई जरूरी है, माने बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट, मैंने ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली अपनी जिंदगी में भी बहुत जरूरत का चीज है। सर हमारे जीवन में ये सब कार्य का क्या काम, किसी के मन में ऐसा सवाल हो सकता है, सर आप जबरदस्ती ना हर चीज को जिंदगी से जोड़ते हो। नहीं सर, मजाक से नहीं बोलता हूँ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर लाइफ। अच्छा, कम से कम हमारे लाइफ माने क्या, हमारा लाइफ माने ह्यूमन बीइंग के लाइफ। अगर आपको समझ में आता है ना, भले ही आपके जीवन में अभी ये कार्य का कोई जरूरत नहीं है, बट आपके कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई दोस्त होगा, या फिर कोई भाई होगा, कोई बड़े रिलेटिव्स होगा, उनको जरूरत पड़ सकता है। सर कैसे, सर वही मैं आज आपको समझाऊंगा। सर ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जहां पर आज मैं आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म बताने जा रहा हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में, आप अपने घर में या फिर अपने रिलेशंस में किसी ना किसी दोस्त को, किसी ना किसी रिलेटिव्स को हेल्प कर सकते हैं। सर हाउ, चलो तब एक बड़ा सा सवाल हो रहा है, हाउ टू हेल्प रिलेटिव्स, हाउ टू हेल्प रिलेटिव्स। लेकिन किस में हेल्प करोगे सर, सर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप लोग सीएमए हो, आप लोग कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, हाँ बेसिकली फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आप लोग क्या हेल्प कर सकते हो, बिजनेस में हेल्प कर सकते हो सर, बिजनेस में। किस चीज में हेल्प करोगे, बिजनेस। क्यों, क्योंकि आप लोग बिजनेस के एक्सपर्ट हो। जैसे डॉक्टर ह्यूमन बॉडी का एक्सपर्ट होता है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट
बिजनेस का एक्सपर्ट होता है। सीएमए कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज अ सीएम, ऐसे कहा, ऐसे मतलब टैगलाइन है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ बिजनेस डॉक्टर, सीएमए इज अ बिजनेस डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस का क्या बताए सर, बिजनेस का हर चीज का देखभाल करने वाला, टॉप लेवल मैनेजर विद लीगल एक्सपर्ट्स, माने बिजनेस का लीगलिटी भी जानता है और बिजनेस को मैनेज भी कर लेता है। तो आप समझ रहे हो कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो सर। अब इसमें इकोनॉमिक्स का क्या काम है, देखो मानो कि आपका कोई रिलेशन में है जिनका ग्रोसरी स्टोर है। एक एग्जांपल लो सर, केस स्टडीज के तौर पे सोचो। आपका कोई रिलेशन में है जिनको ग्रोसरी स्टोर है। सर ग्रोसरी स्टोर तो होता ही ना पाड़ा मोहल्ला में। हाँ सर, पाड़ा में मोहल्ला में, आप जहाँ रहते हो, आपके लोकेलिटी में, आपके कॉलोनी में, आपके टाउनशिप में, आपके सोसाइटी में, हाँ ग्रोसरी स्टोर तो हर जगह। या मानो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ग्रोसरी मार्केट में सिर्फ एक बंदा तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस मार्केट में बहुत प्लेयर्स होते हैं। क्या सर सही बोला कि नहीं? ग्रोसरी मार्केट में प्लेयर बहुत सारे होते हैं, एक आध तो नहीं होता। माने एक एरिया में कम से कम 10 12 15 मिल जाएगा आपको, हर 2 3 किलोमीटर में आपको 10 15 ग्रोसरी वाले मिल जाएगा। ये सर नो? हाँ बोलो सर, थोड़ा हाँ ना बताओ। और ज्यादा हो जाएगा, कम तो नहीं? तुषार, सोमनाथ, नयनी, असीमा, सभी को बोल रहा हूँ, हाँ सर। ठीक बोल ची कि ना? यस सर। Yes, sir। तो ग्रोसरी स्टोर बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे हालत में बंदा इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम माने बिजनेस को ऐसे करना है ताकि उसकी बिजनेस में एक समानता बने रहे, एक बैलेंस बने रहे। अगर वो आज बैलेंस रहेगा तो कल ग्रोथ भी करेगा। आज टूट जाएगा तो कल गिर जाएगा। आज आज बैलेंस रहेगा तो कल ग्रोथ करेगा। आज टूट जाएगा तो कल गिर जाएगा। मैंने समझ में आ रहा है कुछ? मैंने आपको बैलेंस बरकरार रखना है। तो देखो शॉर्ट रन में मैंने लास्ट दिन बताया था, लास्ट क्लास में मैं आपको शॉर्ट रन बताया था कि एक शॉर्ट रन बिजनेस में, मैंने बिजनेस का शॉर्ट पीरियड माने मानो बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, 1 साल, शॉर्ट पीरियड 2 साल, हाँ ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट होके जस्ट कुछ दिन हुआ है, कुछ साल हुआ है, तो शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इकोनॉमिक्स कहते हैं सर, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि एक बिजनेस शॉर्ट पीरियड में सुपर प्रॉफिट करता है। क्या करता है सर? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का एक दूसरा नाम है सर एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर बिजनेस सुपर प्रॉफिट करता है या एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी करता है, और शॉर्ट पीरियड में बिजनेस लॉस भी करता है, और ये तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को लास्ट दिन समझाया। अगर बिजनेस को सुपर प्रॉफिट करना है, अगर बिजनेस को सुपर प्रॉफिट करना है, तो बिजनेस का जो कॉस्ट है ना सर, ये कॉस्ट लाइन है, देखो जो लोग कॉस्ट का चैप्टर अभी तक नहीं किए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का, डोंट वरी सर, मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट वापस लाइव क्लास में भी बताऊंगा। और अगर आपको जानने का बहुत ज़्यादा जल्दी इच्छा हो गया ना, तो मैं आप लोगों को बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग घर पे करके रख सकते हो। बिकॉज देखो आज नहीं तो कल पढ़ना ही है। अगर घर पे बैकअप से पढ़ लोगे तो फिर बाद में जब मैं रिवाइज कराऊंगा आपको बहुत सुविधा होगी, है ना, बहुत सुविधा होगी। तो अभी तो मैं मार्केट में थ्योरी ऑफ कॉस्ट का डिस्कशन जिन लोगों को हो चुका है, वेल डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय करो। बट जिनको नहीं हुआ है उनको कॉस्ट के ऊपर एक एक एनालिसिस मैं बाद में लाइव क्लास करवाऊंगा, एज वेल एज आप चाहो तो बैकअप लेके घर पे पढ़ सकते हो। अगर ज्यादा मजा आ जाता है ना, ज्यादा मजा आने से जैसे स्टोरी किताब हम लोग खत्म कर देते हैं, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो मजा आ गया तो मजा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट का, ये देखो ये दोनों कॉस्ट का आपको देख रहे हो सर, ये दोनों कॉस्ट कब है, और ये जो लाइन देख रहे हैं सर, ये लाइन है रेवेन्यू का। दिस इज दी रेवेन्यू का। ये चीज मैंने लास्ट दिन समझाया था कि आखिर परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज आल्सो डिमांड, ये क्यों इस तरह का हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये समझा चुका हूँ, ये समझा चुका हूँ।
ऐसा क्यों होता है? ये बेसिकली प्राइस टेकर एंड प्राइस टेकर इंडस्ट्री एंड प्राइस, मतलब इंडस्ट्री मैंने बेसिकली वेजिटेबल इंडस्ट्री में एग्जांपल दिया था। इंडस्ट्री इज द प्राइस टेकर मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर, उस कॉन्सेप्ट से ये चीज बनता है। पार्ले जी का एग्जांपल दिया था, पार्ले जी बिस्किट्स का भी एग्जांपल दिया था, वेजिटेबल वाले का भी एग्जांपल दिया था शियालदा खोले मार्केट में, है ना? तो उसमें और मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इतना कह रहा हूँ, अभी इतना समझ लो सर, बेसिक लेवल समझ लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल रखो। आपका कॉस्ट कम होना चाहिए। माने ये सिंपल बात है कि अगर 5% खर्चा पड़ता है तो 10% रेवेन्यू अर्न होना चाहिए। 5% खर्चा है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मिला के अगर आपका 5 रुपीज का खर्चा पड़ता है तो कम से कम 10% रेवेन्यू अर्न होना चाहिए। अगर बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड में है तो 5% खर्चा है, 10% प्रॉफिट है। मैंने समझ सकते हो सर, 5% कॉस्टिंग किसी भी चीज में 5% कॉस्ट पड़ता है और उसको आप सेल करते हो 10% में, फिर कितना परसेंटेज प्रॉफिट है? कितना परसेंटेज प्रॉफिट है? 5 तक मत देखो, परसेंटेज बताओ। 5 का चीज को 10 में बेचोगे, परसेंटेज कितना होगा? अरे बोलो। कितना परसेंटेज प्रॉफिट कर लिए रे बाबा? 100%। 100%। अरे 5 টাকা জিনিস 10 টাকায় বেচলে 100% প্রফিট হয়? কিভাবে হিসাব করবো? সেল মাইনাস কস্ট কত টাকা প্রফিট? 5 টাকা। 5 টাকা প্রফিট, 5 টাকা প্রফিট করেছিস, 5 টাকা কস্টিং ছিল, 100% প্রফিট। अरे वाह, सच्चा एकदम प्योर एग्जाम कैलकुलेशन हो गया सर। 5 টাকা में 5 টাকা इंटू 100, 100% प्रॉफिट। परसेंटेज वाइज बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 का चीज को 10 में बेच पाओ ऑलवेज। अगर 5 टका का चीज को अगर 8 टका में बेचते हो, हाँ सर, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 3 टका। 3/5 करो इंटू 100 करो, ये भी अच्छा रिटर्न देगा आपको। तो मैं बस इतना इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज एबनॉर्मल हो, नॉर्मली सर किसी भी नॉर्मल बिजनेस में 10 to 20% प्रॉफिट अच्छा माना जाता है। उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। सर ये तो हर बिजनेसमैन का इच्छा होता है, हाँ सर, हर बिजनेसमैन का इच्छा होता है। जिस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को कट करता है, कट माने नीचे से कट करना, मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से नीचे से रेवेन्यू कर्व को कट करता है। इसका मतलब यही है कि बिजनेस में खर्चा बढ़ जाता है। ये सिचुएशंस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जिस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट, ठीक है, स्पेशली मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का जिस पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू को कट करता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम माने जहां पर कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू होता है। ये बिजनेस के लिए एक चेतावनी सिचुएशन है। बट जब तक बिजनेस ऐसा एंजॉय करते हैं, जब तक बिजनेस इसके नीचे का सिचुएशन एंजॉय करते हैं, माने रेवेन्यू हाई एंड कॉस्ट लो, मानो सुपर प्रॉफिट। ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? एवरेज कॉस्ट एंड रेवेन्यू इक्वल पोजिशन पे है। माने 5 टका का कॉस्टिंग है तो सेल भी 5 टका में ही हो रहा है। माने से फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 रुपीज, खरीदते हैं 5 टका में, बेचते हैं 5 या 6 टका में, हार्डली। तो ना तो बहुत प्रॉफिट कर रहे हो और ना ही लॉस में। बात समझ रहे सर? कॉस्टिंग 5 टका, सेल प्राइस 6 टका या 5 टका हार्डली, माने सर प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है बट बिजनेस एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। सर रियल लाइफ में ये भी खतरा का विषय है, ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि घर भी तो चलाना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो इनकम कहाँ से होगा? तो मैं इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ सर कि 5 टका कमा रहे हो, 5 टका में बेच रहे हो, 5 टका कॉस्टिंग है और 5 टका में ही सेल हो रहा था। तो 5 का चीज 5 में बेचना, प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं। हाँ बहुत सारा चीज मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ये वो मान मान के चल रहे हैं सर, वो सारा चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है।
सर इस सिचुएशंस में अगर बिजनेस चलाना है तो बिजनेस सरवाइव तो कर जाएगा। हाँ सर, प्लीज मुझे इतना बताओ। अगर कोई प्रोडक्ट 5 टका में बाई करते हो आप, आपका बाइंग प्राइस है 5 टका, और आप उसको 5 टका में ही अगर सेल करते हो, माने बेसिकली आपका कॉस्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह मिला के 5 टका, और उसको 5 में ही सेल हो रहा है, बिजनेस सर्वाइव होगा कि नहीं होगा? प्लीज नो सर। सर। नो सर, सर्वाइव नहीं हो पाएगा। होगा सर, पर बहुत मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस ऐसा होगा। सर वही तो बता रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? गिवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट में बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होते हैं, ये हर बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप लोग कॉस्टिंग या फाइनेंस पढ़ोगे आगे आगे, तब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशंस करना सिखाया जाएगा, जो अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल है। अगर कोई बिजनेस स्टार्टिंग में आता है ना सर, उसका हमेशा कोशिश यही रहता है कि वो कम से कम इस मोड पे चले, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मार्केट पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है? मार्केट। मैं आपको थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन से हटके एक दूसरे मार्केट में लेके जा रहा हूँ। ये मैं रिसेंटली स्टॉक मार्केट क्लास में एग्जांपल को यूज कर रहा था, तो चलो मैं आपको भी दे देता हूँ। सर आप लोग जोमेटो के बारे में सुने हो क्या? सुना है कि नहीं सुना हाँ। है? हाँ सर। खाना ऑर्डर करते हैं ना सर जोमेटो से? हाँ सर। जोमेटो सर एक फूड डिलीवरी कंपनी है, ऐप है ना? ये कंपनी मार्केट में जब आया था, तब अच्छा खासा स्टॉक में ग्रोथ दिया था। रिसेंटली देखो आप, इसका शेयर धीरे 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 कभी 154 में चला गया था, अभी गिरते 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 63 में आ गया। तो व्हाट इज द रीजन? मतलब क्या मेन रीजन क्या है कि जोमेटो का शेयर इतना गिरा है? ऐसे 40 में चला गया था, फिर से अभी थोड़ा ग्रोथ दे रहा। मैंने अगर मैं आपको यहाँ पर जो ओवरव्यू दिया, ये बेसिकली लास्ट 1 साल का देखा देखे ना, तो ऑलमोस्ट साइडवेज बोलते हैं इसको, ना तो गिरा ना तो उठा, बस उठा गिरा चलता गया। ठीक है, लेकिन इसका मैं फाइनेंशियल्स में जाऊंगा। अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक कॉस्ट और रेवेन्यू का एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ फॉर दी नॉलेज पर्पस। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हो बिजनेस में। ध्यान से सुनो सर, देखो ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जिंदगी में काम आएगा, और एग्जाम का नहीं अभी बहुत अच्छा से पार होना। देखो सर, ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू माने जो भी प्रोडक्ट कमाते हैं उसको, जो भी प्रोडक्ट बेसिकली सेल होता है उसको प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं। मैंने अगर 10 टका का प्रोडक्ट है और अगर 1000 पीस सेल करते हैं, तो रेवेन्यू कितना होगा? 1000 इंटू 10, है ना? इस तरह से रेवेन्यू अर्न होता है। तो जोमेटो क्या सर्विस बेचता है ना? तो जितना सर्विस है और जितना क्वांटिटी का सर्विस है, इसको इंटू करके उसका रेवेन्यू अर्न होता है। आपको मैं बस 2 साल का कंपेयर करने दिखा रहा हूँ। 2021 में जोमेटो का रेवेन्यू देखो, 2118 करोड़ का। ये सब करोड़ों में है सर। 2118 करोड़ ये 2021 में जोमेटो का रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू से क्या करना पड़ता है सर? कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है। हेलो, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करता है। रेवेन्यू माने इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, सब मिला के बेसिकली ये टोटल रेवेन्यू है। जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ ना सर, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ वही चीज है, बस यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। हेलो, यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको फाइनेंशियली दिखा रहा हूँ कि आप एक चीज चेक करो कि बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होता है, नॉर्मल कब होता है। बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होता है, नॉर्मल कब होता है, मैंने सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। मैं बस ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस जोमेटो को उठा रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आप समझ जाओ तो आपकी जिंदगी में भी ये बहुत हेल्प करेगा। देखो सर, क्या कर रहा है जोमेटो? अपना रेवेन्यू से क्या करेगा? पहले
जो भी कमाएगा वहां से अपना कॉस्टिंग को माइनस करेगा। तो क्या कॉस्ट पड़ता है, रॉ मटेरियल का खर्चा, जो भी जोमेटो का काम है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो देखो यहाँ पर 202 करोड़ का रॉ मटेरियल है, यहाँ पर 552 करोड़ का रॉ मटेरियल है। पावर फ्यूल का खर्चा है यहाँ पर 1.90 करोड़ का, यहाँ पर 4 करोड़ का। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट है 740 करोड़ का, यहाँ पर 1633 करोड़ का। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 2021 में खर्चा किया था 1435 यानी 1435 करोड़ का। 2022 में खर्चा किया है 3660 करोड़ का। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस में खर्चा हुआ है 405, इस बार हुआ है 218। मजा का बात ये सर, ये फिनेंस है, इसको बोलते हैं ईबीआई टीडीए का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। अभी लोड लेने का जरूरत नहीं है, इतना समझो कि ये एक प्रॉफिट ही है, मतलब रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करके। ये सब आप लोग इंटरमीडिएट में जानोगे, सीए इंटर, सीएमए इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसमें ये सब चीज जान जाओगे सर। ठीक है, फिलहाल इतना प्रेशर मत लो, ठीक है। ऐसे ये भी पढ़ाया जाता है 11-12 में, जो लोग बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ता है वहां पर ईबीआई टीडीए का हल्का फुल्का आइडिया दिया जाता है, बिजनेस स्टडीज कॉमर्स वगैरह। लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों को स्कूल लेवल में क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो मैं ज्यादा नहीं पूछूं, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप लोग ये सब कैलकुलेट करना सीख जाओगे जब आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे, ठीक है, और फाइनल में जाते जाते हर चीज समझ जाओगे। लेकिन आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ, कंपनी का रेवेन्यू और ये रहा कंपनी का कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्ट भी है, एवरेज कॉस्ट भी है, सब कॉस्ट मिला जुला के। बेसिकली आप लोग यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और ये है आपका टोटल कॉस्ट। तो रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रहा है सर, माइनस में है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है माइनस में है बोल के, देखो। हाँ सर। ये 667 करोड़ का लॉस है, ये 1058 करोड़ का लॉस है। लेकिन मजा का बात है 2020 में और ज्यादा लॉस था, 2288 माने 2288 करोड़ का लॉस हुआ करता होता था। उससे 2021 में थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन 2022 में फिर से लॉस बढ़ा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट साथ में है, 2022 में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ना, 2118 से 2118 करोड़ से 5010 करोड़ का रेवेन्यू, माने बिजनेस का सेल बढ़ा है, ये अच्छा चीज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह ज्यादा हुआ है, तभी ये थोड़ा सा लॉस चला गया। ऐसा होता है सर, रेवेन्यू बढ़ाने जाओ तो खर्चा तो बढ़ता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन बिजनेस अभी लॉस में है। बिजनेस को और दिक्कत क्या हो जाता है सर, बिजनेस को और दिक्कत क्या हो जाता है, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बता रहा हूँ। चाहे ग्रोसरी स्टोर चलाओ या जोमेटो का दुकान, चाहे ग्रोसरी स्टोर चला लो चाहे जोमेटो का दुकान चला लो, बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट किसी के लिए नया नहीं होता है, सबके लिए यही ट्रूथ है। दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। हाँ, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा खर्चा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ खर्चा होगा। छोटा बिजनेस है तो छोटा खर्चा होगा, बस इतना है, रेवेन्यू भी छोटा होगा। लेकिन बिजनेस होगा तो ये सिचुएशंस तो होगा। अब इसमें से ना बिजनेस को क्या करना पड़ता है सर, अपना एसेट्स का डिप्रिसिएशन वगैरह को माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग इसको ईबीआईटी या पीबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर यहाँ से कंपनी को इंटरेस्ट, माने बैंक से लोन वगैरह है ना, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जोमेटो का 12 करोड़ का इंटरेस्ट है, यहाँ पर 10 करोड़ का इंटरेस्ट है। फिर जो भी प्रॉफिट आता है फिर वहां से सरकार के घर में टैक्स जमा करता है। अभी तो लॉस में है, क्या टैक्स देगा, एज सच टैक्स कुछ नहीं देगा, ठीक है, अभी नेगेटिव में जा रहा है, अभी टैक्स कुछ नहीं देगा, देखो सब नेगेटिव में। फिर ये नेट इनकम 1208 करोड़ का लॉस, 1208 माने 1208 करोड़ के लॉस में जा रहा है लेटेस्ट वाइज। यही इफेक्ट पड़ा है सर, जब इसका स्टॉक मार्केट में आया था, शेयर जब आया था ना, तब बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसलिए इन्वेस्ट किया था कि जोमेटो का वैल्यूएशन बहुत हाई है, माने इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसे भी देखो एनालिस्ट बोल भी रहा है हाई वैल्यूड है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस मार्केट एवरेज, मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट में इसका फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। लेकिन अभी करंट हालत में इसका करंट एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के साथ जब रिलेशन कर किया जा रहा है तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अभी जोमेटो क्या चाह रहा है सर, बोलो, जोमेटो का क्या इच्छा है कि कम से कम
सुपर प्रॉफिट तो दूर की बात, कम से कम लॉस से नॉर्मल प्रॉफिट तो कर ले। हेलो, लॉस की हालत से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो कर ले, यही इच्छा कर रहे हैं ना इसको। बोलो ना सर, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, माने आप सोच भी नहीं सकते नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े बिजनेस कितना तरसते हैं। तरसना समझते हो? तरसना माने अंदर से खलबली है, खलबली कब होगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, हो सकता है आम आदमी के लिए जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर है वो बोलेगा भाई नॉर्मल प्रॉफिट से मेरा घर कैसे चले। ठीक है, जोमेटो का बात अलग है, इनको बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा मिलता है, इनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा मिलता है, लोग 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। पेटीएम का हालत देखोगे सर, सेम हालत में है, थोड़ा बेहतर हुआ है रिसेंटली। सब न्यू कंपनी का बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है, लेकिन करंट हालत अच्छा नहीं है। मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ। हाँ, दे आर नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पेटीएम हो या जोमेटो, ये सब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है। दे आर सब, ये सब ऑलिगोपॉली मार्केट में बेसिकली इनको आप ले सकते हैं। लेकिन पेटीएम थोड़ा सुधार रहा है अपने आप को। देखो 2021 में 280 करोड़ का, सॉरी अर्निंग पर शेयर नहीं, मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, नेट इनकम देखो 1600 करोड़ का लॉस था, 2300 करोड़ का लॉस बढ़ गया था, फिर 1700 करोड़ के लॉस में आ गया। लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ कि लास्ट रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट्स। इसके कारण क्या हुआ, इसके शेयर में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंटली। अगर आप लास्ट एक महीने का डेटा देखोगे तो रिलायंस का शेयर, पेटीएम का शेयर देखो, ये मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में बताया था, काफी सारे स्टूडेंट्स लोग ये शेयर को परचेज भी किया, और ये शेयर का दाम था 642 में, अभी चल रहा है 722 में। मैंने ऑलमोस्ट एक महीने में 100 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट किया है किसी किसी ने। अगर 100 ना भी कर लिया किसी ने, बट 50-60 टका पर शेयर किया है। मैंने अगर किसी ने 1000 शेयर में भी इन्वेस्ट किया था तो, या 100 शेयर में इन्वेस्ट किया था, 100 इंटू 50 या 1000 इंटू 50 कमाया है सच। ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा कमाया अगर वो ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट होता है। ये सब स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है, तो लोग करते हैं। ठीक है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, मैं आपको स्टॉक मार्केट में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कंपनी का रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट कंपनी को कैसे रियल मार्केट में इफेक्ट करता है। मैंने अगर रेवेन्यू नॉर्मल हो जाएगा ना, पेटीएम का शेयर आप सोच भी नहीं सकते, 742 ना, ये 1200 में पहुंच जाएगा। देख लेना सर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जिस दिन पेटीएम का खबर आएगा मार्केट में कि पेटीएम नॉर्मल प्रॉफिट में आ गया, मैंने आप सोच लो कि पेटीएम का शेयर कहां से कहां भागेगा। तब देखने में लगता है क्या चीज है सर, रेवेन्यू हाई होगा, कॉस्ट लो होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो थोड़ा समय लगेगा सर। हाँ ऑब्वियसली मैं आपको सुपर प्रॉफिट वाला कंपनी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी आप समझ जाओ कि अंडरस्टैंडिंग जितना जरूरी था दे दिया आप। जब बिजनेस में रेवेन्यू लो है, रेवेन्यू लाइन नीचे है, और दोनों कॉस्ट लाइन को देखो, एवरेज कॉस्ट एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट, दोनों रेवेन्यू लाइन को देखो आप। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू लाइन हो गया, ये आपका कॉस्ट लाइन हो गया, ये आपका रेवेन्यू लाइन हो गया, ये आपका कॉस्ट लाइन हो गया। दोनों कॉस्ट लाइन को देखो आप, दोनों कॉस्ट हाई में है, रेवेन्यू नीचे है। और ये जो है इसको आप कनेक्ट मत करो क्योंकि इसमें ज्यादा दिन तक टिका नहीं है कॉस्ट। तो बेसिकली जब बिजनेस ज्यादा कॉस्टिंग में चल रहा है और प्रॉफिट रेवेन्यू कम आ रहा है, इसका माने बिजनेस लॉस में चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर लॉस बना। सर ये चीज तो मैंने लास्ट दिन भी बताया था, पर सर लास्ट दिन मैंने इतना एग्जाम्पल नहीं दिया था, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट में, शॉर्ट टर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस ऑलवेज क्या चाहेगा, बिजनेस ये चाहता है कि मेरा रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो तो मैं सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मेरा बिजनेस एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट कहलाऊंगा, जिसके लिए बड़े बड़े कंपनी तरस रहा है सर, अंदर से तरस रहा है, अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, इट इज कॉल्ड मार्जिनल फार्म, मतलब बिजनेस अगर इस सिचुएशंस में आ जाए तो बिजनेस मार्जिनल फार्म कहलाता है। लॉसेस हो सकता है जब रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो, जब रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो।
कोशिश ऑलवेज यही करना है कि अपना रेवेन्यू को कॉस्ट से हमेशा, सॉरी मैं गलत बोल दिया सर, मतलब कोशिश यही करना चाहिए कि हमेशा ये सिचुएशंस ना हो सर, सॉरी सर, ये सिचुएशंस कभी जनरेट ना हो। ऑलवेज सिचुएशंस ऐसा रहे कि मेरा एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। बट ये कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है माने अनअचीवेबल नहीं है सर, राइट डिसीजन होना चाहिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है, तब बिजनेस ये देख सकता है। नहीं तो आप देख सकते हो जोमेटो पेटीएम अभी भी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आतुर है, लॉस में जा रहे हैं अभी भी। सर ये तो था शॉर्ट टर्म मार्केट। मैं अभी आपको जोमेटो और इसका एग्जांपल जो मैंने लिया, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस तो है नहीं। देखो सर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस के एग्जांपल के लिए मैं कोई कंपनी का एग्जांपल नहीं ले सकता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं होता है ना। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस नॉर्मली छोटा छोटा बिजनेस होता है जो हमारे आसपास में देखने को मिलता है ना। तो उसका डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैं आपको बड़ा बिजनेस के एग्जाम्पल देती हूँ। अब आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ सर। क्या बताने जा रहा हूँ सर? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? देखो सर, एक तरफ एवरेज रेवेन्यू, दूसरी तरफ एवरेज कॉस्ट, और एल क्यों है? लॉन्ग के कारण, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यानी सिंपल बात है, अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में टिका देते हो सर, अगर कोई बिजनेस लॉन्ग रन माने मोर देन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव माने लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ऐसे मार्केट में कोई अगर एक साल तक, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर तक अगर मार्केट में टिक गया, अगर मार्केट में टिक गया, तो अपकमिंग 5 ईयर्स या अपकमिंग 10 ईयर्स में अगर सब कुछ डिसीजन सही रहता है, आपको मार्केट से कोई नहीं हटा सकता। कुछ समझ में आ रहा है सर? बिजनेस करके रातों रात अमीर नहीं हो पाता है कोई। अगर अमीर बनना है तो समय देना पड़ता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मेरे घर पे भी मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा को देखा, अभी भी देखता हूँ, चाचा को देखता हूँ, मैं खुद भी एक पर्सनल सेटअप लेके चलता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि दुकान खोला और एकदम रातों रात अरबपति बन गए, नहीं होता है सर। अगर कभी किसी का किस्मत चमक गया, वो ड्रीम 11 की तरह, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पेटीएम अभी प्रॉफिटेबल हो जाता, जोमेटो अभी प्रॉफिटेबल हो जाता। वो लोग नहीं हो पाए अभी तक। मैं मानता हूँ कि उनका बिजनेस सिस्टम अलग है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा फंडिंग है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बट लॉन्ग रन में अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब मानो कि आपके रिलेशन में कोई है या आपके घर में कोई है, भाई दादा दोस्त, हाँ, कोई बोल रहा है कि भाई कुछ करना है, जैसे मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सर, मेरे रिलेटिव्स लोग, कि कुछ आइडिया दो ना, कुछ करना है। तो मैं उनको बताता हूँ भाई, बहुत सारा आइडिया दे देता हूँ मैं। लेकिन आइडिया देने के साथ साथ ये भी बोलता हूँ कि भाई देख, ऐसा नहीं कि तुम आज स्टार्ट करो और कल चालू हो जाओ। स्टार्ट करो, पहले लॉस में रहोगे, पहले लॉस में रहोगे, फिर नॉर्मल में आओगे, फिर सुपर में जाओगे। हाँ, अगर किस्मत अच्छा चला, लोकेशन भी सही चूज किया, या फिर एकदम स्टार्टिंग से ही एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, तो हो सकता है लॉस का सिचुएशन देखना ही ना पड़े। बट ये एग्जीक्यूशन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारा चीज साथ में डिपेंड करता है। लेकिन किंतु परंतु अगर लॉन्ग रन में अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कर लेते हो, सुपर प्रॉफिट नहीं करना है। लॉन्ग रन में कोई भी बिजनेस अगर टिका ना, तो सुपर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो तो लक का बात है। बट इतना जान लो कि लॉन्ग रन में टिका है, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट करके ही टिका है। और नॉर्मल प्रॉफिट करने का क्या तरीका है? एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल लेवल में रहेगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। सर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वापस देखो आप, ये पहले भी बोला था मैंने, ये इंडस्ट्री है, ये फार्म है। फार्म माने इंडिविजुअल ग्रोसरी वाले, इंडिविजुअल फ्रूट सेलर, इंडिविजुअल वेजिटेबल सेलर, इंडिविजुअल कोई भी फिश मार्केट में फिश सेलर, इंडिविजुअल कुछ भी, जो भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म चलाता है। इंडस्ट्री माने
जैसे मैं आपको ग्रोसरी मार्केट का बात किया तो ग्रोसरी एक इंडस्ट्री है, मैंने वेजिटेबल का नाम लिया तो वेजिटेबल एक इंडस्ट्री है। और आपको पता है सर, ये चीज मैंने पहले भी बोला, इन परफेक्ट कंपटीशन एक वेजिटेबल सेलर डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट में पोटैटो क्या दाम में बिकेगा। हेलो, क्या पोटैटो सेलर डिसाइड करता है कि मार्केट में पोटैटो, उसका पोटैटो क्या दाम पे बिकेगा? प्लीज मेरा जवाब दो सर। नहीं सर। माने मानो कि मार्केट में चार पांच पोटैटो सेलर बैठा हुआ है, उनका उनका दुकान है। हेलो, दुकान उनका है, पर आपको क्या लगता है पोटैटो सेलर अपनी मर्जी से दाम बोलता है या फिर वो मार्केट रेट बताता है? मैंने यहाँ पर इतना सारा पोटैटो सेलर आपको दिखाई दे रहा होगा, मानो कि सभी एक ही एरिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मानो सब कोई एक ही एरिया में बिजनेस कर रहा है। मिस्टर ए भी, ये भी है, 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 ये मानो बोल रहा है कि 25 टका केजी है, तो क्या बोलेगा 35 टका केजी सेम आलू का, बोल पाएगा? प्लीज टेल मी व्हाट इज द रियलिटी। सेम एरिया में अगर आलू भी सेम है, या आलू है, मैंने आलू का भी जात होता है, क्वालिटी होता है, सेम एरिया में सेम आलू का दाम अगर बगल वाले 25 ले रहा है तो उसके बगल वाले भी 25 ही लेगा, उसके बगल वाले भी 25 ही लेगा, है ना? हाँ, हो सकता है कि कोई अगर थोड़ा बड़ा प्लेयर हो तो, मैंने होलसेलर हो, तो वो शायद बोलेगा 5 केजी लेंगे तो 22 टका करके दे देंगे या 23 टका करके दे देंगे, ऐसा बोल सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं एक आपको आम ऑब्जर्वेशन बताता था, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इससे एक चीज क्या डिसाइड हुआ सर, आलू आलू वाला का ही है, आलू का मालिक आलू वाला है, फिर भी दाम उसने खुद डिसाइड नहीं कर पाया। कौन डिसाइड कर दिया? मार्केट, इंडस्ट्री डिसाइड किया। तो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो आलू का दाम अगर 25 रुपीज केजी है तो ये डिसाइड करने वाले इंडस्ट्री है, पोटैटो इंडस्ट्री। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। नयनी, असीमा, বোঝা যাচ্ছে? सोमनाथ, यस सर। तो सर एक बार अगर प्राइस डिसाइड हो जाता है ना, जो आपका प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये चीज पहले भी बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, यही आपका डिमांड कर्व भी बन जाता है, क्योंकि इसी दाम पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये चीज पहले बोला हुआ है, ये कॉन्सेप्ट मेरा पहले डील किया हुआ है, रिसेंटली मैंने इसके ऊपर बात किया बहुत डिटेल्स में। तो प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं किया या कर लिया तो थोड़ा रिवाइज करो। मैंने बेसिकली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डिमांड का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ता है, दाम ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ता है। मैंने सिंपल बात है, अगर 25 टका की जगह मार्केट में आलू का दाम 22 टका हो जाए या 20 टका हो जाए तो डिमांड वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन दुकानदार हैप्पी नहीं होंगे सर। दुकानदार ऑलवेज यही चाहता है कि दाम 25 की जगह 27 हो जाए, 29 हो जाए, है ना? तो दुकानदार चाहते हैं, यानी सप्लायर चाहते हैं कि दाम ज्यादा हो, और परचेजर चाहते हैं, कंज्यूमर चाहते हैं कि दाम कम हो। ना तो दुकानदार का चलता है, ना तो बायर का चलता है, चलता मार्केट का है। तो इसलिए दाम एक कॉमन पॉइंट में आके रुक गया 25। इस तरह से डिमांड कब बन गया, और जो डिमांड कब है यही रेवेन्यू भी है, यही मार्जिनल भी है, ये चीज पहले भी बोला हुआ है। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का पहचान है। मोनोपॉली में ऐसा नहीं देखोगे, हम लोग अभी आगे आगे मोनोपॉली स्टार्ट करेंगे सर। मोनोपॉली या ऑलिगोपॉली में ग्राफ ग्राफ ऐसा नहीं होता है, उसमें प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होता है, वहां पर डिमांड का ऐसे फ्लैट नहीं होता है, आगे बताऊंगा। ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। तो ये आपका रेवेन्यू कर्व अगर बन गया, अब यहाँ पर कॉस्ट कर्व को देखो, सारे कॉस्ट कर्व दोनों साइड में बराबर का दिखा रहा है, इसका मतलब तो बेसिकली ये जो कटिंग दिखा रहा है ना,
ये कटिंग और कुछ नहीं है, ये बेसिकली टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। एल का मतलब लॉन्ग है, एस का मतलब शॉर्ट है। एल का माने लॉन्ग, एल माने लॉन्ग, एस माने शॉर्ट। अब आप बोलोगे सर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का क्या कर रहा है, या शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है? सर एक बात का ध्यान रखिए, अगर बिजनेस 5 साल चला है, अगर कोई बिजनेस 5 years चला है, तो बिजनेस 1 साल भी चला होगा, 2 साल भी चला होगा, 3 साल भी चला होगा, 4 साल भी चला होगा, तब वो 5 में पहुंचा है। ये सर नो? यस सर। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग के अंदर शॉर्ट होता है। हाँ या हाँ ना? सर। ठीक है, इसीलिए जब लॉन्ग रन एवरेज, लॉन्ग रन कॉस्ट को, इक्विलिब्रियम को प्रूव किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी देख रहे हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी देख रहे हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी देख रहे हैं, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी देख रहे हैं। कुल मिला के शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन सब नॉर्मल है, सब इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे। मैंने रेवेन्यू से ना तो कॉस्ट ज्यादा है, ना तो कॉस्ट कम है, सब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बेसिकली ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बना रहा। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि लॉन्ग रन में अगर फर्म टिक गया, इसका मतलब ऑब्वियसली वो लॉस में नहीं है, नॉट लॉस मेकिंग। क्योंकि लॉस मेकिंग सिचुएशंस में कभी भी कोई बिजनेस लंबा समय के लिए नहीं टिक सकता। तो लॉन्ग रन में टिकना है तो एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट करना है। दिस इज द मिनिमम सिनारियो, दिस इज द मिनिमम सिनारियो। तो पहले कोशिश करो, बिजनेस स्टार्ट कर दो। अगर कोई बिजनेस करने के बारे में सोचता है ना, तो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट करके वेट करना चाहिए। लेकिन वेट का मतलब क्या? वेट का मतलब शुरू में बहुत प्रॉफिट करेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा मार्केट बनाना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट करना चाहिए, कम से कम दुकान चल जाए। हम यहाँ पर एकदम कॉपी बुक नहीं करते कोई, मतलब कॉपी बुक वैसे किताब बोलते हैं कि 5 टका में बाई करो तो 5 टका में सेल करो, नहीं ऐसा नहीं करते। 5 टका में बाई करो, 6 टका में सेल करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने हल्का हल्का प्रॉफिट में आप मार्केट को बना के रखो सर, बहुत ही कम प्रॉफिट है, कस्टमर को अपने अंदर कर दो, कस्टमर को अपना ग्रिप में बना लो, फिर हैबिट कर दो सर, फिर हैबिट करा दो। फिर वही कस्टमर 2 साल बाद एक की जगह दो, दो की जगह 200 आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे अपना मोनोपोली क्रिएट कर लो। फिर देखना आसपास के दुकानदार सब आप ही के पास आ रहे हैं, मतलब आसपास के सभी कस्टमर आप ही के पास आ रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसे चलता है। अगर आप एक ग्रोसरी सेलर हो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इफ यू आर ए ग्रोसरी सेलर, इफ यू आर ए मिल्क सेलर, मैंने आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो आप ऐसे सोच के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सर आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो सर। मार्केट ऐसे बनाते हैं, कोई कोई कंपनी तो ऐसे करते हैं सर, पहले तो फ्री फ्री में सैंपल बांटते हैं लोगों को हैबिट कराने के लिए। लेकिन वो फ्री सैंपल घर से कितना दोगे सर? तो शुरू में कोशिश ऐसे करना चाहिए कि मार्केट रेट से थोड़ा सा कम रेट में, मतलब मार्केट अगर 10 टका प्रॉफिट में चल रहा है तो हम 5 टका प्रॉफिट करें या 3 टका प्रॉफिट करें, बट एटलीस्ट कस्टमर तो आए हमारे पास। तो इसको ना पहले धीरे धीरे कॉस्टिंग को भी बना के रखना है, लॉस नहीं करना है, कोशिश करना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर जैसे मार्केट बन जाए, आप धीरे धीरे आपका ओवरऑल मार्जिन बढ़ जाएगा, आपका मार्केट ग्रोथ बढ़ जाएगा, है ना, आपका कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे देखना आपका ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है। क्या सर आप बोलो, क्या आप इस तरह से अपने रिलेटिव्स वगैरह को हेल्प कर सकते हो? ये सर नो? अरे हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्लीज चलो। यस सर। सर बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है ना, अब उनको बताओ कि भाई पहले, और सबसे बड़ा चीज आपको जब आप माल उठाओगे ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे, तो कोशिश करना है कि भाई सस्ता, जितना सस्ता हो सके उसको उठाने का कोशिश करें। तो आपको मार्केट ढूंढना चाहिए, कहाँ मार्केट है। ठीक है, जो चीज़ है जिस, मानो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि मानो आप चलो आलू प्याज बहुत बेच दिया, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम करते हैं सर, हाँ, चांदनी,
चांदनी जानते हो, कोलकाता में है सर, चांदनी चौक मार्केट कोलकाता, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मार्केट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मार्केट है चांदनी चौक मार्केट, ठीक है। आप देख सकते हो मोबाइल एक्सेसरीज ये सभी चीज़ों का मार्केट है। यहाँ पर होलसेल रिटेल रेट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन हाँ नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सा चीज़ क्या दाम में बिकता है। चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन इंडिया चांदनी मार्केट कोलकाता, ठीक है। सीरियसली बहुत सारी चीजें मिलते हैं, चाइनीज माल भी है, अच्छा इंडियन प्रोडक्ट भी है, बट आपको फाइंड आउट करना है भाई कौन सा चीज क्या है। आप ऐसे मार्केट में जाओ, यहाँ से सस्ता रेट में प्रोडक्ट उठाओ, फिर उसको अपने लोकल एरिया में लाओ, फिर उसको थोड़ा ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करके आप अपने एरिया में बेच सकते हो, या फिर मतलब आप ना करो किसी और को बोलो, और फिर स्टार्टिंग में थोड़ा मार्जिन कम रखे, मार्केट को ग्रिप करे, फिर धीरे धीरे मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट करके अपना बिजनेस को बनाए, फिर धीरे धीरे मार्केट में जैसे ग्रीप हो जाए फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस को फैलाए। मैंने नॉर्मली क्या होता है ना सर, मैं आपको एक 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 फैक्ट का बात करता हूँ। लोग बिजनेस ज्यादातर केस में ऐसे सोचते हैं कि मानो कि पैसा किसी कारण से क्रंच चल रहा है, तो उनको लगता है कि अभी एक काम करते हैं, पैसा का क्रंच है तो बिजनेस बनाते हैं, जॉब करके बहुत हो गया जॉब, अब बिजनेस करते हैं। और उनको ना बहुत हड़बड़ी लग जाता है, उनको लगता है कि जॉब करके इनकम नहीं है, तो जब उनको एकदम ना उसका जब क्या बोलते हैं उसको दीवार में एकदम पीठ सटक जाता है ना, तब उनको लगता है नहीं अब बिजनेस करना चाहिए। मतलब एंड मोमेंट में जब कोई और सोल्यूशन नहीं आया, अब उनको जल्दी हो जाता है, फिर वहां एक मंथ भी वेट नहीं करना मुश्किल है, माने 1 मंथ के अंदर ही वो चाहते हैं कि वो 10,000 इनकम कर दे, बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो आपको ना जब सब कुछ नॉर्मल है उस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम एंड वक्त पे जब और कोई मौका नहीं मिल रहा है, जिंदगी एकदम क्या बोलते हैं उसको एकदम मार्जिनल एरिया में खड़े हैं, मतलब एकदम बॉर्डर में खड़ा खड़ा हो गया, उस टाइम पे अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको तो जल्दी लग जाएगा ना। और जल्दबाजी में क्या होता है ना, शैतान का काम, कहावत ही है सर, जल्दी का काम शैतान का। मतलब ये बिजनेस में क्यों लोग फेलियर होते हैं, इसका मैं सबसे बड़ा आइडिया दिया आपको। क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर लोग इसलिए फेलियर होते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते, ये रीजन है। आपको मैं बहुत बड़ा बात कर दिया, अगर आप महसूस कर पाते हो तो बहुत बड़ी चीज। आई होप कि आपको ग्राफ भी समझ में आया और फैक्ट भी। ये ग्राफ का एग्जाम्पल मैं पहले भी दिया था, और इसका ग्राफिकल कैसे ग्राफ को डिमांड का कैसे बना और सप्लाई का कैसे बना ये मैं पहले समझा चुका हूँ, मैं दिखा दूँ आपको क्या। ये देखो, ये वाला चीज जब समझाया था कि क्यों प्राइस टेकर होता है फार्म और क्यों प्राइस मेकर होता है इंडस्ट्री, इसमें मैंने लास्ट आई थिंक 2 क्लास पहले मैं इसके बारे में बताया। जिन्होंने कर चुका कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जो नहीं किया प्लीज कर लो, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको ग्राफ ड्राइंग करना नहीं सिखाया, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दिया कि भाई लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होने का क्या कॉन्सेप्ट है, और क्यों लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म इक्विलिब्रियम होता है, और इससे आप अपने रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। सर ये तो हो गया इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। सर कुछ बातें आपको इकोनॉमिक्स बताता है, जैसे कि जब आप किसी पॉइंट पे डिसीजन लेते हो या फिर इकोनॉमिक्स में आप कोई एजम्पशंस ले रहे हो, कुछ प्रूफ करना चाहते हो, तो कुछ कंडीशन को आपको ना सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, इसको बोलते हैं एजम्पशंस लेना। क्या दिया है सर, एजम्पशन। माने आप जब किसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट को एज्यूम करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग ये मान के चलेंगे द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट और मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। माने ये हमारा assumptions रहेगा कि जब एक बिजनेस लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम रहना चाहता है, जब एक बिजनेस लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम रहना चाहता है, तो उसको ये कोशिश करना पड़ेगा कि वो कम से कम मिनिमम कॉस्ट में आपका अब खुद का प्रोडक्शन चला रहा है, मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन, मैंने सबसे सस्ता रेट में वो मार्केट से रॉ मटेरियल उठा रहा है और लोगों को बेचने का कोशिश कर रहा है। कंज्यूमर्स पे दी मिनिमम पॉसिबल प्राइस, जितना कम हो सकता है मिनिमम प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पे कर रहा है,
मैं आपको बोला ना, मानो 10 टका के खरीद के 11 टका में बेच दो, ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा आपको, कंज्यूमर विल पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो आप कोशिश करो कि आपका प्लांट का पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज करने का। सर प्लांट का कैपेसिटी क्या होता है पता है आपको? एक प्लांट का कैपेसिटी, जब आप लोग इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में आओगे, कॉस्टिंग पढ़ोगे मैम के पास, कॉस्टिंग में ना ये यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको मैं, बड़ा फैक्ट्री में बड़ा प्लांट होता है ना सर, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, या छोटा फैक्ट्री भी ले सकता हूँ, मसाला फैक्ट्री, ठीक है, मसाला मेकिंग मशीन्स। एग्जांपल्स हैं, कुछ इमेज यूज करूंगा। यस, जैसे यहाँ पर मसाला बनाने का एक मशीन्स का इमेज आपके सामने रहा सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना सर? मसाला मशीन दिख रहा है? हाँ सर। जैसे कि मानो यहाँ पर इस ये वाला जो इमेज था, इस इमेज में 3-4 मशीन दिख रहा है मुझे, 1 2, ऐसे ऐसे 1 2 3। मानो आपका बिजनेस अभी फूड यूटिलाइजेशन करना चाहता है, तो सभी यूनिट को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो बस यही बात कहना चाहता है। जैसे अगर आपने कभी पावर प्लांट देखा सर, जैसे एटीपीपी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट। जो लोग यहाँ से कोलकाता से कभी भी खड़गपुर की तरफ जाता है ना, तो ये केटीपीपी का ये जरूर दिखता है। एक रिवर है रूपनारायण रिवर बोल के, उस रिवर को क्रॉस करने से बाद ही आपको ये दिखेगा, कोलकाता से टुवर्ड्स खड़गपुर की तरफ जब आप जाओगे, मतलब टुवर्ड्स जमशेदपुर, टुवर्ड्स उड़ीसा, ठीक है। तो इधर आप एक चीज देखोगे, ये देखे चेकिता, किसी ने देखा कभी ये थर्मल प्लांट? हाँ अरे सर मैंने देखा। तुषार ने देखा, ये तुषार तो दिखेगा, तुषार जब अपना देश जाता है, हाँ तुषार, उड़ीसा जाने के टाइम पे। हाँ सर। तो देख कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट में 5 यूनिट, पांचों यूनिट हमेशा यूज नहीं होता है, पांचों यूनिट हमेशा यूज नहीं होता है, डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। ऐसे वेस्ट बंगाल में अभी इंडस्ट्री का हालत अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री जिधर ज्यादा होता है वहां पर हर एक यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 यूनिट चल रहा है, बाकी ये दोनों बंद है। 3 यूनिट ऑपरेटेड है या 2 यूनिट ऑपरेटेड है, एक बंद है, देखो दो से धुआं निकल रहा है। तो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माने जितना आपका यूनिट रहेगा वो सारा कैपेसिटी आप यूटिलाइज करोगे, तो जाके आप मिनिमम कॉस्ट अचीव कर पाओगे। तो वही बात कर रहे हैं सर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट इज पॉसिबल जब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल हो। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, माने सिर्फ एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू करना है, ना तो कॉस्ट कम करना है ना तो रेवेन्यू को ज्यादा करना, इक्वल हो जाए तो ही अच्छा है, ये अजम्पशन है। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट अगर एमसी इक्वल्स टू एमआर, बट लेवल ऑफ प्रॉफिट विल बी नॉर्मल। लॉन्ग रन में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा, प्राइस इक्वल रहेगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट भी इक्वल रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन एंड एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन इक्वल रहेगा। अब जिनको ऐसा लग रहा है सर ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं बोला ना सर एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मैं लाइव क्लास में वापस करवाऊंगा, तब सुन लेना, या फिर अभी बैकअप लेके कर सकते हैं। सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इतना तो पता है सर कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट माने खर्चा, सिंपल बात। चाहे किसी ने कॉस्ट अभी तक पूरा किया नहीं है इकोनॉमिक्स में, फिर भी कॉस्टिंग का मतलब तो समझते हैं बाबा, इतना नॉलेज इनफ होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बाकी गहराई के लिए जब आप पूरा करोगे समझ में आ जाएगा।
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल्स LAC व्हेन LAC फॉल्स, मैंने अगर एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, ठीक है, LAC ग्रेटर देन LMC, मैंने एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा, और जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ता है तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। ठीक है सर, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इसको समझने के लिए मुझे आपको फिर से एक बार ग्राफ समझाना पड़ेगा। कहते हैं जब एवरेज कॉस्ट गिरता है, माने कॉस्ट गिरना माने कॉस्ट कम होना, जब एवरेज कॉस्ट गिरता है लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मार्जिनल, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ता है तब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है, एवरेज कॉस्ट कम होता है। सर कैसे? सर इसको समझने के लिए तो कॉस्ट समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप ग्राफ से ही देख लो, बाकी जब कॉस्ट पढ़ोगे तो मैं आपको फिर से कॉस्टिंग से समझा दूंगा, यानी इकोनॉमिक्स का कॉस्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लुक एट हियर, जस्ट थोड़ा सा नजर करो सर, एक एक ग्राफ को देखो प्लीज। ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब है, LAC। ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कब। अगर आप देखोगे LAC एंड LMC, लुक एट सर, दिस इज द LAC, ठीक है, एंड दिस इज द LMC, ठीक है। अब इधर चेक करो, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर। जब मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, लुक एट सर, बड़ा वाला, ये वाला, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। मैंने हम लोग ऐसे देख रहे हैं सर कि मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट फॉलिंग, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी गलत बोल दिया फिर से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉलिंग, ओके। इस टाइम पे क्या हो रहा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं LAC ग्रेटर देन LMC। जब LAC फॉल करता है तब LAC LMC से ज्यादा होता है, माने एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। माने ये फॉल कर रहा है फिर भी ये ज्यादा है, देखो ऊपर है, ये नीचे है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इधर देखो, सेकंड पार्ट देखो, जब LAC बढ़ता है, माने जब एवरेज कॉस्ट बढ़ता है और जब मार्जिनल कॉस्ट भी इधर बढ़ता है, तब क्या होता है, जब LAC बढ़ेगा LMC भी बढ़ेगा, बट LMC ग्रेटर देन LAC। ऐसा हुआ सर, देखो सिचुएशन चेंजेस है, जब ये गिर रहा है तब ये बढ़ रहा है, बट ये बड़ा है, मैंने LAC बड़ा है LMC से, लेकिन जब LAC बढ़ रहा है तब LMC भी बढ़ रहा है, बट LMC बड़ा है LAC से। क्या ऐसा हुआ है सर? बोलोगे सर, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके बोलोगे आप। जब LAC फॉल करता है LAC ग्रेटर देन LMC, जब LAC राइज करता है तब LMC ग्रेटर देन LAC। प्लीज टेल मी, क्या आपको समझ में आया या मैं फिर से समझाऊं? ये रहा, ये रहा LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये रहा LMC यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब प्लीज फॉलो करो, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन। जब LAC फॉल कर रहा है तब LMC ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी LAC ग्रेटर देन LMC है या नहीं? ना तुषार, बोलो सर, असीमा, नयनी, सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ये ऑब्जर्व हो रहा है ना? তো স্ক্রিন রেকর্ডিংটা অফ আছে। স্ক্রিন রেকর্ডিং অফ আছে না তো? আমি রিশেয়ার করলাম, এবারে দেখ এখন এসেছে স্যার। এসছে।
देखते 25 की 25 में जब LAC फॉल कर रहा है तब LMC ग्रो कर रहा है, बट LAC इज ग्रेटर देन LMC. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड लुक एट द सेकंड सिचुएशन. यहाँ पर देखो LAC ग्रो कर रहा है, दिस इज सी LAC, LMC भी ग्रो कर रहा है, बट इन दिस सिचुएशंस मैंने सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट लेस देन LMC. ये होता है सर, ये सिचुएशंस क्रिएट होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के टाइम. और इसका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग जब आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे तब आपको मैं फिर से बताऊं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है. ठीक है, बट इतना करेंटली जो जरूरी था कि आपका रेवेन्यू लाइन और आपका कॉस्ट लाइन सब इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हो. तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस बन रहा है, LAR इक्वल्स टू LAC हो रहा है. यही इस चीज का सबसे मेन पार्ट जो मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया, ग्राफिकली भी एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली. बट हाँ, कॉस्ट का जो पार्ट आपको थोड़ा सा आधा अधूरा फील हो रहा है वो मैं आपको कॉस्ट पढ़ाने के टाइम पे बताऊंगा. ठीक है, वो मैं आपको कॉस्ट पढ़ाने के टाइम पे बता दूंगा सर. लेकिन फिलहाल आप इतना तो याद कर ही सकते हो, इतना तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के रिवाइज कर ही सकते हो. तो ये एजम्पशंस लिया गया है, ये एजम्पशंस लिया गया. मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो कॉस्ट का जो खेल रहा है ना सर, ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर मैं डिस्कस कर पाऊंगा. करेंटली मुझे मौका नहीं मिलेगा, मतलब अभी इसमें मैं बात करूंगा तो मुझे पूरा थ्योरी ऑफ कॉस्ट बताना पड़ेगा. तो ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आगे बताऊंगा सर, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इसका मैं रिसेंटली एक बार कवर अप किया, मैं फिर से कवर करूंगा. लेकिन अभी मैं इसको अगर एक साथ ले लूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाए. तो अभी बस जितना जरूरी है आपको इनफ हो गया सर, करेंटली पढ़ाई के लिए इनफ है. बट हाँ, गहराई में जाने के लिए थोड़ा आपको कॉस्ट का इंतजार करना पड़ेगा जिनका नहीं हुआ. तो दिस इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन नॉर्मल, जिसमें एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है. ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए. अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मेरे बोलने पे नहीं, आप लोगों के बोलने पे होगा सर. बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. यस सर. सर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है. फैक्ट ये सर, सप्लाई कॉस्ट ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट. सर ये क्या है सर? कार देख के ही तो डर लग जाता है सर. डर क्यों? डर के आगे जीत है सर. ये ग्राफ और कुछ भी नहीं है, डेटा एनालिसिस. आगे जाके क्या क्या कार देखना पड़ेगा. रोज जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, कितना सारा ग्राफ देखता रहता है, आपको क्या बताओ सर. माथा खराब कर देता है ग्राफ देख देख के. हाँ, तो आप लोग अगर इकोनॉमिक्स से ग्राफ से डरोगे तो आगे जाके फाइनेंशियल एक्सपर्ट कैसे बनोगे? हाँ सर, अगर आप अभी से ये सब ग्राफ देख के अगर किसी के मन में डर लगता है तो फिर वो ये सब ग्राफ कैसे समझेगा? ये तो फिर भी सिर्फ नॉर्मल लाइन है. आपको कैंडल स्टिक समझना है, ग्राफ बार चार्ट समझना है, क्या क्या नहीं समझना है सर. ये देखो, ये देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ता है उनको ये सब ग्राफ समझना पड़ता है. कैंडल्स है, चार्ट्स है. तो ग्राफ से मत डरो सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ. ग्राफ से डरना नहीं है, ग्राफ को प्यार करो. ठीक है, जिनका इकोनॉमिक्स जितना स्ट्रांग होगा वो स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, एनालिसिस में उतना बेहतर होगा. बिटकॉइन एनालिसिस भी कर सकते हो, पता है आपको? हाँ, आजकल बिटकॉइन माने क्या बोलते हैं सर उसको? बिटकॉइन का पूरा नाम क्या है? बिटकॉइन तो एक कंपनी का नाम है, मैं नाम भूल गया, बताओ. बिटकॉइन माने बेसिकली उसका डिजिटल क्या बोलते थे बिटकॉइन? क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी. थैंक यू सर. कभी कभी ना कुछ लैंग्वेज भूल जा रहा हूँ सर आजकल. थैंक यू सर, थैंक यू. ये देखो सर, शेयर प्राइस का फोरकास्ट है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. एनालिस्ट रेटिंग बेस्ड ऑन 35 एनालिस्ट, ग्राफिकल फोरकास्ट. अर्निंग फोरकास्ट, ग्राफिकल फोरकास्ट. हर चीज में ग्राफिकल एनालिसिस है. इतना अच्छा करियर है आप सोच भी नहीं सकते. यानी ये सब ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू से, इकोनॉमिकल चार्ट एनालिसिस के थ्रू से कंपनी का परफॉर्मेंस को समझा जाता है.
म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को समझा जाता है। और आप लोग अगर बोलोगे कि सर हमें इकोनॉमिक्स का ग्राफ देख के डर लगता है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि जिंदगी में ही सब करना है, पैसा कमाना है, कंपनी के लिए काम करना है, तो क्या करना है वहां पर? तो सिर्फ एनालिसिस तो करना है। और कोई बोलेगा नहीं हमको ना इकोनॉमिक्स समझ में आता है पर ग्राफ देख के डर लगता है, ऐसा बोलने से थोड़ी चलेगा सर। जो लोग म्यूचुअल फंड एनालिसिस करते हैं, जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, नॉलेज पर्पस, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो, जब कोई म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करता है ना, मैं कोई भी म्यूचुअल फंड में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी आपको देखोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कितना रिटर्न दिया है, नहीं दिया है, सब हर चीज का डिटेल्स एनालिसिस देता है ग्राफिकली कि भाई फंड इतना रिटर्न जनरेट किया है, ये किया है, वो किया है। सब पहले फिनेंशियल डेटा होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, इसके साथ साथ चार्ट होगा, इसके साथ साथ चार्ट होगा। तो दैट इज हाउ, मतलब इसी तरह से बेसिकली ये देखो, ये म्यूचुअल फंड का एनालिसिस है। इस तरह से म्यूचुअल फंड अपना एनालिसिस दे रहा है, मार्केट ऐसा किया, इकोनॉमी ऐसा किया, हम लोग इतना किए, इस तरह से। तो ग्राफ चार्ट से डरना नहीं है, प्यार करना है सर। आप ना हर चीज में ना जबरदस्ती समझाते हो, जबरदस्ती। हाँ सर, इसमें मेरा गुंडागिरी चलेगा सर, जबरदस्ती में नहीं, इस गुंडागिरी चलेगा, गुंडागिरी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं गुंडा राज, जबरदस्ती समझाने का इच्छा। देखो सर, मार्जिनल कॉस्ट का ऑफ द फार्म इज द फार्म सप्लाई का। सर क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस माने वही ग्रोसरी बिजनेस, सब्जी बिजनेस, ऐसे बिजनेस का बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में सोचो, सप्लायर साइड से सोचो। किसके साइड से सोचना है? सप्लायर साइड। तो सप्लायर साइड से क्या सोचना है? सर ये सप्लाई कब है किसी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ग्रोसरी सेलर्स होते हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा बनेगा? ये सोचने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा सर सप्लाई का क्या होता है। जो लोग अभी तक सप्लाई नहीं किया, या सप्लाई अभी मैं कराऊंगा सर, मैं बेसिक्स ऑलरेडी ऑफलाइन स्टार्ट किया है ना, वहां पर मैं डिमांड सप्लाई समझाऊंगा। और जो लोग कर चुके हो या जिनका 11-12 में नॉलेज है, वो अपने 11-12 का नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हो, या जो मेरे पास कर चुके हो वो कनेक्ट कर सकते हो, या बैकअप लेके कर लो एक बार वापस। सप्लाई का ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन ये ग्राफ बना कैसे? इसके पीछे यहाँ पर ये सब ग्राफ का खेल है सर। पैटर्न 1, पैटर्न 2, माने बेसिकली प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4। सर क्या है सर? सुनो सर, सुनो। मार्जिनल कॉस्ट कब ऑफ द फर्म इज द फर्म सप्लाई कब। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म, marginal cost curve above average variable cost curve is considered the supply curve of the firm, because when price less than average variable cost, then firm will not supply any output and actually shut down. तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन है किसी भी ग्रोसरी, वेजिटेबल या कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सजेस्ट करने का। क्या सजेस्ट करने का? कि सर कभी भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं आना चाहिए। बात को ध्यान से समझे, आप जितने प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 टका है तो प्राइस उससे नीचे नहीं होगा, एटलीस्ट इक्वल होगा, नहीं तो ज्यादा होगा। अगर 10 टका कॉस्टिंग है, 8 टका प्राइस है, क्या रहेगा सर? हेलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 टका है, प्राइस 8 टका है, तो बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा क्या? बोलो ना। अरे हाँ या ना?
यानी जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसको परचेज करने के पीछे आपका 10% खर्चा पड़ जाता है और आप प्रोडक्ट का दाम लगा रहे हो 8%, तो आपका क्या हो जाएगा? आप लॉस में चले जाओगे। ये सर तो इतना मुझे बता दो सर। एकदम बच्चा बच्चा वाला सवाल किया, एकदम छोटा बच्चा का सवाल किया कि जिस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्टिंग बिजनेस को चलाने के लिए, बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर के लिए सोच सकते हो आप। एक मैन्युफैक्चरर का वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है, या फिर नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी वाले हो, कोई अगर कोई कैब 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 ओनर है, उनको भी ऐसे सोचना चाहिए। तेल का खर्चा से अगर गाड़ी का भाड़ा कम रहेगा, क्या हालत होगा? पेट्रोल पेट्रोल का कॉस्टिंग पड़ जाता है डेली का 1000 टका, और कस्टमर से भाड़ा कलेक्ट करता है 800 टका। क्या हालत होगा? कैब चलाएगा कि नहीं चलाएगा? बंद कर देगा? बोलो। लॉस होगा तो बंद ही हो जाएगा। बंद कर देगा ना। एक आध दिन ठीक है, लगातार चलता जाएगा तो शट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, दुकान चलाने से अच्छा है बंद कर देना। क्यों बोलता है? गाड़ी चलाने से अच्छा है गाड़ी को घर पे रख दो। बोलता है कि नहीं बोलता? कोई कोई देखना ऐसा बात करता है जिसका किसी ना किसी कारण से कॉस्ट मैनेज नहीं हो रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो कैब से याद आया, ग्रोसरी का एग्जांपल बहुत दे दिया। अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है, बट 2017-18 के टाइम का बात कर रहा हूँ, सो 15-16 के आसपास का टाइम का बात कर रहा हूँ, जब ये ओला उबेर आया था बहुत ज्यादा, 2015-16। हाँ सर, जब ये ओला उबेर वाले आए थे ना, तो मार्केट में हर किसी के दिमाग में ओला में गाड़ी चलाना है, ऐसा था सर। आप लोग शायद खोज लगाओगे तो आपको पता लगेगा। मैं कोई भी कोलकाता का बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी इसका बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ दी कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और इसमें किस किस को प्रॉब्लम हुआ है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। जैसे मानो कि ये एक ओला गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी को खरीदने के लिए मानो कि आपको भाड़ा लगाना है, तो मानो आपने 7 लाख के आसपास का खर्चा करके गाड़ी को लिया, लाइसेंस वगैरह बनाया, करीब 7 से 8 लाख का आपका खर्चा पड़ा। बात को ध्यान से सुनना। आप कौन हो? कैब 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 सर्विस सप्लायर। क्या करते हो आप सर? कैब सर्विस सप्लायर। कैब में लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। तो आप एक कैब सर्विस सप्लायर सप्लायर हो ना सर। सर्विस देते हो, लोगों को कैब में बिठाते हो और घूमते हो। इज द ओनर ऑफ द ओला ओनर, ठीक है, मैंने ओला का कैब का ओनर है सर। इसने सोचा कि मैं गाड़ी खरीदता हूँ, एक ही गाड़ी है इनके पास, मैंने मानो ये 8 लाख खर्चा हुआ, लाइसेंस वगैरह लेके, गाड़ी का दाम लेके, सब कुछ मार्केट में एकदम परमिट वगैरह लेके। अब इनका जो दिक्कत जिन लोगों को हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है सर? खुद नहीं चलाओगे तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। हेलो, ड्राइवर का खर्चा डेली का, मानो ड्राइवर डेली 1000 रुपीज लेगा। ऑयल माने पेट्रोल का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल मानो डेली 1000 टका पेट्रोल का खर्चा पड़ता है गाड़ी निकालने के टाइम पे, एग्जाम्पल। तो आप मुझे इतना बताओ, सारा दिन में अगर ड्राइवर 1000 लेगा, पेट्रोल 1000 का होगा, कितना ट्रिप कम से कम होना चाहिए और कितना अमाउंट का होना चाहिए ताकि ये कैब सर्वाइव कर जाए? एक मिनिमम चीज आपको पूछा मैंने, 1000 टका ड्राइवर कॉस्ट, 1000 टका पेट्रोल कॉस्ट डेली। ये ओनर है कंपनी का। आप मुझे इतना बताओ कि डेली कितना ट्रिप होना चाहिए और ट्रिप का वैल्यू क्या होना चाहिए, पर ट्रिप वैल्यू एटलीस्ट, एटलीस्ट। इसमें आपको कुछ आइडिया जनरेट करना पड़ेगा कि कैब में चढ़ने से मिनिमम कितना फेयर देता है लोग, कम से कम कितना फेयर देता है जो लोग कैब करता है। 500। नहीं सर, 500 से कम में कैब चलता है? कम से कम 200 टका का चलता है सर, 150-200। ठीक है, मैं 200 लिया एवरेज। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाओगे ना, तो 200 के अंदर आपको भाड़ा मिल जाता है कोलकाता जैसे शहर में।
तो अगर 200 टका करके भी एक ट्रिप है, मिनिमम बोला मैंने तो इसलिए मैं 200 लिया। अगर 200 टका करके भी एक ट्रिप है तो कितना ट्रिप सारा दिन में लगाना पड़ेगा? 10। तो कितना आएगा सर? 2000। लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट होएगा? ड्राइवर और पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस इसमें नहीं है। गाड़ी का मेंटेनेंस भी होगा ना, वो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिया। तो कम से कम 10 ट्रिप में तो फिर होगा नहीं, मतलब इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कम से कम 12-15 ट्रिप तो करना है। 12 ट्रिप होगा, 15 ट्रिप होगा तो जाके ओनर के हाथ में कुछ आएगा, मालिक को कुछ देखेगा। यहाँ पर मालिक का कुछ नहीं है सर। अगर और 5 ट्रिप मारेगा, ध्यान से देखो सर, और 5 ट्रिप 200 टका करके, तो जाके मालिक 1000 टका कमाएगा। यस और नो? यस सर। इसका मतलब 15 ट्रिप मारने में सारा दिन कम से कम, आप एक एक ट्रिप को अगर आप आधा घंटा का भी ट्रिप हो ना, 40-45 मिनट तो लग ही जाता है गाड़ी चला के। तो 15 ट्रिप मारना है तो दिन में कितना ट्रिप, मतलब अगर एक बंदा कितना दिन काम, कितना घंटा काम करेगा? 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा। तो 10 घंटे में 15 ट्रिप मारना है। मजाक नहीं है सर। अगर ये मैनेज नहीं होता है तो फिर क्या करेगा? कैब बंद कर देगा। अब किसको पैसा दिख रहा है? किसको कैब में पैसा दिख रहा है? जो ओनर भी है और ड्राइवर भी है। तब जाके आपको कुछ पैसा मिलेगा। या फिर आपके पास एक से ज्यादा कैब है, कम से कम 4-5 कैब आप चलाते हो ड्राइवर देके, तब जाके आप कुछ कमा लोगे। कंपटीशन बहुत हाई है। कैब मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट आज के डेट में, क्योंकि आजकल तो ईएमआई में गाड़ी मिल जाता है। कंपनी बैठा हुआ है गाड़ी देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं लोन का खर्चा लिया ही नहीं सर। ये जो ओनर 1000 टका कमाएगा इसमें से 500 टका लोन का ईएमआई भरेगा। हर मंथ का गाड़ी लोन पे है सर। इसका जो दाम है ना, मैंने 5 लाख गाड़ी का दाम है, 50,000 डाउन पेमेंट में लिया है। बाकी बाकी जो है ना, बाकी 4.5 लाख लोन पे है। उसके लिए एवरी मंथ उसको 5,000 करके लोन का रीपे करना पड़ता है। 500 टका करके 30 महीने का 10,000 का हर मंथ का ईएमआई है। तो अब हिसाब लगा लो, 1000 टका में से 350 टका माइनस करो, तो 700 टका इसके पास रहेगा। 650 टका डेली का। वो भी नहीं रहता है, मेंटेनेंस भी है 500 टका। तब जाके एक गाड़ी चला के 15,000 मिल सकता है, अगर सब कुछ प्रॉपर हो तो। अगर एवरीथिंग इज गोइंग राइट देन ओनली ऐसा हो सकता है। क्या सर? कैब बिजनेस समझ में आया? 5 मिनट में कैब बिजनेस समझ गए होंगे आप लोग। हेलो? हाँ सर। यस अब सर। अब ऐसा नहीं कि कैब बिजनेस में पैसा नहीं है, पैसा है, बट उसको मैनेज करने के लिए आपको ये सब मेहनत करना पड़ेगा। ड्राइवर, पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। 2-4 गाड़ी होना चाहिए, कम से कम 5-7 गाड़ी होगा तो पैसा दिखेगा। और लोन वगैरह नहीं होगा तो पैसा दिखेगा। और नहीं तो वही 500-700, एक मजदूर भी डेली काम करके 500-700 कमा लेता है, और आप गाड़ी 4-5 गाड़ी खरीद के 500-700 कमा रहे हो। किसी भी बिजनेस को करने से पहले प्रॉपर कॉस्टिंग देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैब है तो ज्यादा देगा, ऐसा नहीं है। जेट एयरवेज ने इतना बड़ा एरोप्लेन बिजनेस ओपन करके बंद करके रखा है, वही कॉस्टिंग का मामला है। इसीलिए पढ़ाई चाहिए सर, नॉलेज। इसलिए पढ़ाई करना है। बड़ा बड़ा बिजनेस बंद इसलिए हो जाता है, सरकारी बिजनेस क्यों खराब हो गया? मैनेज नहीं कर पाया।
गवर्नमेंट बिजनेस क्यों बंद हो रहा है? गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्यों बंद हो गया? कोलकाता में जूट इंडस्ट्री का लाइन लगा हुआ था, क्यों बंद हो गया? चला नहीं पाया, कॉस्टिंग मैनेज नहीं कर पाया, लेबर अनरेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म, पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गया। हम लोग को इंडिया का प्राइड हुआ करते थे, आजकल प्राइड नहीं बार्डन हो गए। सच बता रहा हूँ आपको। अब सर वही चीज है कि एक सप्लायर क्या सोचते हैं, सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, MC curve of the farm is the farm supply curve. In a perfect competition farm, MC curve above ABC is considered the supply curve. माने ये जो प्राइस देख रहे हैं सर, ये ABC के इक्वल है। अगर कभी प्रोडक्ट का प्राइस ABC से भी नीचे हो जाए, एवरेज वेरिएबल खर्चा से भी नीचे आ जाए, तो शट डाउन पॉइंट है। दिस इज द शट डाउन पॉइंट, दुकान बंद हो जाएगा। तो कितना प्राइस रखना चाहिए? ABC से ऊपर, एटलीस्ट ABC के आसपास, एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के आसपास, या उससे जितना ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट बेच के 200 टका आ रहा है, अगर वो 200 टका वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 200, 220, 230, 240, जितना होगा उतना अच्छा। ये इसलिए देखो यहाँ पर चार डिमांड कम है। ये एक डिमांड है, ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। ठीक है, D1, दिस वन D1, दिस वन D2, दिस वन D3 एंड दिस वन D4। ठीक है, इस तरह से 4 डिमांड कम है। और हम लोग को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का, रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इक्वल होता है, और प्राइस पॉइंट हम लोग इसी तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है या इक्वल लेवल में है, इतना तक आप सप्लाई चला सकते हो, इतना तक आपका बिजनेस चलेगा। आप कैब का ओनर हो, आप ग्रोसरी सेलर हो, आप वेजिटेबल सेलर हो, आप अपना सप्लाई बना के रखो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। P1 से P2 होगा, P से P2 से P3 होगा, P3 से P4 होगा, नो इश्यू विद दैट। जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया, लेकिन ABC से नीचे नहीं आना चाहिए। ABC के इक्वल आ जाए तो चेतावनी है, संभाल जाओ नहीं तो मरोगे। संभाल लो अपने आप को संभाल लो। अगर ABC इक्वल्स टू प्राइस हो जाए ना, तो संभाल लो। अगर थोड़ा गड़बड़ा गया सर, प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आ गया, दुकान बंद करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे आपको बस 4 डिमांड का ड्रॉ करना है। दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सर कि कैसे ड्रॉ हुआ है। तो वेरी इजी, इस साइड में क्वांटिटी दिखाना है, इस साइड में प्राइस दिखाना। अगर आप इतना क्वांटिटी सेल करते हो, सप्लायर हो ना, तो सेल करोगे, क्वांटिटी सेल थोड़ा बढ़ा सकते हो, Q2 कर लो, Q1 थोड़ा और बढ़ा दो, Q2 थोड़ा और बढ़ा दो, Q3। ठीक है, और सप्लाई कर्व को यहाँ से खींच दो सर। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये सप्लाई नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, उसको एकदम ये डिमांड लाइन से छू के, यानी ये जो लाइन है ना, ये जो P1 का लाइन है, दिस इज ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू, दिस इज ऑल्सो मार्जिनल रेवेन्यू। इस लाइन को छू के निकलना है। जैसे गाना है ना हिंदी में, छू कर तेरे मन को किया तूने क्या इशारा, है, छू कर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा, ऐसा एक गाना है सर, हिंदी गाना, पुराना गाना सर। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? छू कर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, सॉरी, छू कर डिमांड कर्व को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आएगा, छू कर निकलेगा। और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे से कट करेगा, दैट इज द रूल्स।
ओके, अब इसमें जो चीज आपको देखना है कि आपका ये एक एक लेवल में सप्लाई बन गया, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4। आप अपना सप्लाई बना के रखो। एक सप्लायर होने के नाते 10% में ठीक है, 10% से 12% हो गया और अच्छा, 14 हो गया और अच्छा, 16 हो गया और अच्छा। सिमिलरली अब कैब का चलाते हो तो 200%, 250 टका, 270 टका, 290 टका सप्लाई बना के रखो। बट 200 के नीचे मत आना, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट से नीचे हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से ये वाला मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कट लो, इसको कटिंग करके यहाँ बिठा दो, एक्सटेंड कर दो इस लाइन, इस डिमांड लाइन को एक्सटेंड करो। और ये सेम क्वांटिटी Q, Q1, Q2, Q3, और बस ये वाला मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन है इसको यहाँ पर सप्लाई की जगह कनेक्ट कर दो। मैंने आपका कोशिश बस इतना रहेगा कि मैं तब तक सप्लाई करूंगा जब तक मेरा मार्जिनल कॉस्ट प्रॉपर्ली मेंटेन होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से नीचे रहेगा, और प्राइस कभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं आएगा। तब तक एक फर्म अपना सप्लाई बना के रखेगा। एंड दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रहे, नीचे आए तो खतरा है, नीचे आएगा तो खतरा रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट कभी भी नीचे ना आए, ज्यादा दिन तक तो ऐसा ना रहे, ज्यादा दिन तक ऐसा ना रहे, ये आपका कोशिश होना चाहिए। तब जाके आप एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस के तौर पे अपने आप को संभाल पाओगे। बोलो सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। दिस इज द पॉइंट सर, ये है पॉइंट सर। दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बोला, यहाँ पर लाइन लगा के उसी को डिस्कस किया है। D1, D2, D3, D4, ये सब डिफरेंट डिमांड कर्व्स हैं। ईच डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ये आपको मैं पहले भी बोला, P1, P2, P3, P4 क्या है? प्राइस पॉइंट है। एंड Q1, Q2, Q3 क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाईज है। बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट में MC इक्वल्स टू MR है। देखो हर पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट, हर पॉइंट में क्या हुआ है, ये नीचे एंड एवरी पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल रेवेन्यू को इक्विलिब्रियम किया है सर, ईच एंड एवरी पॉइंट में MC इक्वल्स टू MR। For price below ABC, the firm will supply zero unit। माने आपका कोशिश एक ही रहेगा सर, you always want, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑलवेज यही कोशिश करेगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां पर कंपटीशन बहुत है, कभी भी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे ना। अगर ये मेंटेन कर लिया तो सप्लाई बना के रखेगा और सरवाइव भी करते रहेगा। माने बेसिकली इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। ऐसा करता हूं कि आपको ग्राफ भी समझ में आया, आपको ग्राफ भी समझ में आया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ ना सर? सोमनाथ, तुषार, नयनी, असीमा, सर। बोलो सर, पूजा कैसे? यस सर। मुझे सिर्फ तुषार का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या यस सर। अंडरस्टैंडिंग? यस सर, ओके सर। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन मैंने कंप्लीट किया, इस तरह परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा सर मोनोपोली मार्केट से, सिमिलर एग्जाम्पल से ही मैं कोशिश करूंगा तो मोनोपोली ग्राफ को समझाने का, मोनोपोली मार्केट को समझाने का, जिससे आप एग्जाम का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओ और रियल लाइफ प्रॉब्लम भी। जैसे ये टॉपिक एक एक करके खत्म हो रहा है ना, ईच एंड एवरी नोट के पीछे आपको 100 करके क्वेश्चंस मिलेगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी है कि आप घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कर दे, ठीक है? एक एक चैप्टर के पीछे मेरे नोट से आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेगा। इंस्टीट्यूट के मैट में भी आपको 50-50, 100-100 करके क्वेश्चंस मिलेगा, जो जो इंस्टीट्यूट का मैट आप फॉलो कर रहे हो। तो आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो फिर क्वेश्चंस को टच करो। पहले क्वेश्चंस करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर क्वेश्चंस करो, देखना दिक्कत कम होगा और एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट करो। प्लीज बात सुनना सर,
बातें सुनोगे सक्सेसफुल बनेगे, बात नहीं सुनोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। बार बार बोलना। ওকে স্যার। রনক, রনক কিছুই বুঝতে পারবি না, পরে দেখবি ক্লাসটা। রনক আওয়াজ হ্যালো। পাচ্ছিস? হ্যাঁ রনক বল। হ্যাঁ স্যার, আমি এই মাত্র জাস্ট জয়েন করলাম। হ্যাঁ, আপনি রেকর্ডটা পাঠিয়ে দেবেন, আমি সব দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি এর আগের যে ক্লাসগুলো পাঠিয়েছি ওগুলো একটু কমপ্লিট কর, আমি এটা কালকে সকালের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, আমি এই জাস্ট পড়তে বসলাম, দেখলাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তোর সাথে কথা বলছি। আচ্ছা বাকি সব ক্লিয়ার है ना? নয়নী, তুষার, সোমনাথ, রনক একটু Yes, ওয়েট করে sir. যাবি। ওকে স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, গুড নাইট, বাই স্যার। থ্যাংক ইউ Thank you, স্যার। sir. থ্যাংক ইউ স্যার।